नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ईश्वर की कृपा से आप लोग सुखी, स्वस्थ और संपन्न होंगे। मित्रों, हमारी चर्चा ज्योतिष पर चल रही है। तो ज्योतिष का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और अपने जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, ये सभी दर्शकों को जानना चाहिए। और ज्योतिष ही एक ऐसी विद्या है जो व्यक्ति को अच्छे और बुरे मार्ग की ओर ले जाती है और सही दिशा भी दिखाती है, उन्नति के मार्ग भी खोलती है और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी देती है। तो ज्योतिष का ज्ञान सभी को होना चाहिए। और यदि आप केवल इधर उधर से टीवी के माध्यम से या ज्योतिष के माध्यम से अगर आपको सीखते हैं तो उसका ज्ञान आपको अधूरा होता है और पूर्णतः आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। जैसे कोई राशि फल बता देता है तो आप राशि फल को सोच करके आप अपना भविष्य जानने लगते हैं, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए आपकी कौन सी राशि है, कौन सी लगन है और आपके ग्रहों इसमें कुंडली में कहाँ कहाँ पर ग्रह बैठे हुए हैं, उसके अनुसार ग्रह और भाव अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो एक राशि के बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। जरूरी नहीं है कि जो राशि आपकी हो वही अन्य आप ही की हो, दूसरे की ना हो। अगर राशि से विचार करेंगे तो आपका भविष्य कथन सदैव शुद्ध नहीं होगा। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ से करेंगे, अपने जन्मांक से जानेंगे, तो आपकी जो राशि है वो सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसीलिए ज्योतिष को सीखना और ज्योतिष को जानना और समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, हम आप से ये रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो मित्रों ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप मेरे साथ जुड़िए। और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए सदैव ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल को देखते रहिए। हम आपको ज्योतिष से संबंधी सरल से सरल विधि आप तक पहुंचाते रहेंगे और आपका ज्ञान वर्धन करते रहेंगे। तो आप अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या ज्योतिष जानना चाहते हैं या अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ज्योतिष को अवश्य सीखिए। और आजकल तो टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ फ्री में मिल रही हैं। उसमें सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, उसको कोई शुल्क नहीं देना होता है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये हमारी जो राशियां हैं, तो हमने मेष राशि जो काल पुरुष की राशि है वही राशि हमने अभी लगा रखी है। तो एक राशि की डिग्री होती है 30। तो 30 डिग्री हर राशि की 30 डिग्री होती है। तो जब 12 राशियों पर पहुंचता है तो ये हमारी 360 डिग्री की भाचक्र के हिसाब से राशियों का भोगमान हो जाता है। 360 डिग्री पर पूरे हमारे ग्रह अपने चक्कर लगा लेते हैं। तो मित्रों, आज हम यही आपको बताएंगे कि अगर एक राशि पर ग्रह कितने दिन रहता है और वो किस प्रकार से प्रभाव दिखाता है। तो मित्रों, अगर यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो यहाँ पर 30 डिग्री जब पूरा हो जाएगा तब जाके दूसरी राशि में प्रवेश करेगा। तो सूर्य ये एक भाव में या एक राशि को तो उसमें एक महीने रहता है 30 दिन तक। 30 दिन में ये 30 राशियों का भोगमान कर लेता है। इसके बाद फिर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, फिर तीसरी राशि में प्रवेश करता है। इसीलिए एक वर्ष में 365 डिग्री पूरी कर लेता है। तो एक राशि में सूर्य 30 दिन रहता है। इसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो चंद्रमा सिर्फ 2.25 दिन, चंद्रमा की गति सबसे तीव्र होती है। तो चंद्रमा 2.25 दिन ही एक राशि में रहता है और 29 दिन में अपना पूरा चक्कर लगा लेता है राशियों का। इसके बाद में मंगल जो है वो एक राशि में किसी भी भाव में बैठा हो, वो जहाँ पर जन्म के समय में होगा उससे आगे चलते हुए गोचर में वो एक राशि में 45 दिन तक रहता है। और इसके बाद में बुध जो है एक राशि में 27 दिन रहता है। इसके बाद बृहस्पति जो गुरुदेव हैं वो एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं और शुक्र जो है एक राशि में 29 दिन रहता है। तो जब 29 दिन में वो 30 डिग्री तक पूरा करने के बाद में फिर आगे की राशि में प्रवेश करता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो ग्रह हैं
वो किस भाव में कितने दिन तक स्थिर रहते हैं। और इसके बाद में शनि 2.5 वर्ष तक, शनि की गति एकदम मंद कही गई है और शनि प्लानेट जो है सबसे सुस्त ग्रह कहा गया है, धीरे धीरे चलने वाला कहा गया है। तो वो एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है और इसके बाद में फिर बढ़ते बढ़ते वो 30 वर्ष में अपनी पूरी 12 राशियों का भोगमान कर लेता है। और जो राहु केतु हैं वो 1.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। राहु और केतु 1.5 वर्ष तक राहु और 1.5 वर्ष तक केतु एक राशि में रहते हैं। तो एक राशि 1.5 वर्ष रहने के बाद में फिर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो राहु और केतु की गति जो है हमेशा वक्र होती है, वो वक्री ग्रह कहे गए हैं। और बाकी ग्रह मार्गी भी होते हैं, वक्री भी होते हैं, अतिचारी भी होते हैं। तो ग्रहों की गति उनके कुंडली को देखकर, आपके जन्म के ग्रहों की स्थिति को देखकर पता लगाया जाता है कि जिस वक्त आपका जन्म हुआ है उस समय ग्रह की स्थिति क्या है। अब क्या ग्रह वक्री है, अस्त है, या मार्गी है, या अतिचारी है। तो जो जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति है उसको देखकर ये अनुमान लगाया जाता है, ये पता लगा लिया जाता है कि आपकी कुंडली में ग्रह किस स्थिति में है। तो मित्रों, मैंने पहले आपको बताया है कि ग्रह किस राशि में कारक होते हैं, किस राशि में नीच होते हैं और किस राशि में उच्च के होते हैं, किस राशि में मूल त्रिकोणों में होते हैं। तो इससे आप पिछली वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा। और आपको जब तक इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि उच्च के ग्रह कैसा फल देते हैं और नीच के ग्रह कैसा फल देते हैं, मित्र के घर में होते हैं तो क्या फल देते हैं, शत्रु के साथ में होते हैं तो क्या फल देते हैं। तो ग्रहों की 3 दृष्टियां कही गई, सुपीएसी संबंध कहते हैं, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की युति और ग्रहों का संबंध। तो ये जिस ग्रह के साथ जैसा ग्रह होगा और जिस भाव में बैठा होगा उसी के अनुसार वो गोचर में दशा के अनुसार अपना फल देता है। तो मित्रों, ग्रहों की स्थिति और लगन की स्थिति और राशियों की तो जिस स्थिति तो कहते हैं भाव, भावेश और कारक, यानी राशियों के स्वामी, राशियां और भाव। तो जो राशि भावेश है वो ग्रहों को कहा गया है। तो जो 9 ग्रह हैं वो किस राशि में बैठे हैं, कितनी डिग्री पर बैठे हुए हैं और किस किस ग्रहों के साथ में उनका संबंध है, उसी प्रकार से वे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो आप बताऊंगी मित्रों कि अगर ग्रह अस्त है तो कब अस्त होता है और कैसे अस्त होता है। तो जब ग्रह, कोई भी ग्रह, मतलब हमारे 9 ग्रह कहे गए हैं और राहु केतु छाया ग्रह कहे गए हैं। तो जो हमारे ये 7 ग्रह हैं तो ये ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इनको तारा ग्रह भी कहा गया है। तो ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य की ही शक्ति से ये चलते हैं। तो जो ग्रह सूर्य के निकट होता है, नंबर 1 जैसे सबसे पहले आता है चंद्रमा। चंद्रमा यदि सूर्य के साथ है और 12 डिग्री तक है, 0 से लेकर 12 डिग्री तक है, किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव में हो, तो वो अस्त माना जाता है। अक्सर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो है अमावस्या और प्रतिपदा के दिन एक ही भाव में बनती है। तो उस दिन सदैव सूर्य और चंद्रमा सूर्य के साथ होने के कारण अस्त होता है। तो जब अस्त होता है तो वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है और वो शुभ परिणाम नहीं देता है। इसके बाद जब मंगल जो है सूर्य के निकट होता है, सूर्य चंद्रमा के बाद में आता है। तो मंगल जब सूर्य के साथ होता है तो जैसे 0 से लेकर 17 डिग्री तक वो सूर्य का साथ अगर है तो अस्त होता है और इसके आगे जब जाता है तो उदय हो जाता है। क्योंकि हर राशि ग्रह जो है, मैंने बताया है कि इतने दिनों तक एक राशि में रहते हैं। तो सूर्य अपना चक्कर लगाता है और जो ग्रह सुस्त होते हैं तो ग्रह सूर्य उनके पास पहुंच जाता है गतिमान के हिसाब से, तो वो अस्त हो जाता है वो ग्रह। सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। तो सूर्य के निकट जो ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। इसके बाद बुध जब सूर्य के निकट होता है, बुध और शुक्र सबसे अधिक निकट होते हैं। तो जब बुध सूर्य से 12 डिग्री पर 14 डिग्री पर होता है, अगर मार्गी है तो 14 डिग्री तक अस्त रहता है और यदि बकरी है तो 12 डिग्री पर अस्त माना जाता है। तो ग्रहों को ये देखना है कि सूर्य के साथ में कौन से ग्रह हैं।
तो सूर्य के साथ अक्सर या तो बुध होगा या सूर्य होगा, क्योंकि सूर्य और बुध एक घर पीछे एक घर आगे वह सूर्य के आसपास ही रहते हैं। इसके बाद में कहते हैं गुरु बृहस्पति अगर 0 से 11 डिग्री तक सूर्य के साथ है तो अस्त है। जो स्थितियां आज हैं तो सूर्य और गुरु गोचर में एक ही राशि में विराजमान है, मिथुन राशि में, तो इसके कारण से गुरु इस समय अस्त है। कहते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, अब कोई शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, सारे वर्जित होते हैं। तो यही कारण होता है कि अगर गुरु अस्त हो जाता है तो गुरु कन्या के लगन में पति का कारक होता है, और शुक्र जो है वो पति का कारक होता है, और गुरु जो है वो पत्नी के कार्य कुंडली में शुभ माना जाता है। तो इसीलिए गुरु और शुक्र यदि अस्त होते हैं तो मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, वर्जित होते हैं। तो यही स्थिति होती है कि इस समय सूर्य और गुरु दोनों जो है डिग्री का अंतर बहुत कम है। तो ये सूर्य के निकट होने के कारण जो गुरु है वो इस समय अस्त चल रहा है। इसके बाद में शुक्र सूर्य के जब भी समीप होता है तो यदि मार्गी है तो वो 10 डिग्री तक अस्त माना जाता है, और यदि बकरी है तो वो 8 डिग्री तक अस्त माना जाता है। क्योंकि गुरु जो है शुक्र बुध से एक घर पीछे भी रहता है, तो जब वो 8 डिग्री तक होता है इसके निकट तो वो अस्त माना जाता है। और शनि यदि सूर्य के निकट 15 डिग्री से होते हैं, 0 से 15 डिग्री तक हैं, तो पहले और 15 डिग्री बाद तक, क्योंकि शनि जो है वो 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तो तब तक जो सूर्य है वो कई राशियों का भोगमान कर लेता है। तो 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे, मतलब पहले और बाद में भी 15-15 डिग्री तक शनि अस्त माने जाते हैं। इसके बाद में राहु और केतु, कहते हैं राहु केतु अगर सूर्य के साथ हैं तो ग्रहण की स्थिति होती है। जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य के साथ अगर राहु है तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्रमा के साथ अगर केतु है तो वो चंद्र ग्रहण लगता है। तो चंद्र ग्रहण जब राहु और सूर्य एक साथ होते हैं तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो ग्रहण की स्थिति होती है जब राहु और केतु या राहु और सूर्य साथ होते हैं और केतु और चंद्रमा जब साथ में होते हैं तो ग्रहण की स्थिति होती है, वो बहुत ही अशुभ मानी जाती है। और ये क्योंकि ये पाप ग्रह हैं, चंद्रमा अगर बलि है और गुरु बुध और शुक्र ये अधिकाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं, और मंगल और शनि राहु केतु ये पाप ग्रह माने गए हैं, और सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। सूर्य अच्छा भी फल देता है और बुरा भी फल देता है। तो जिस भाव में बैठा है, जैसे यहाँ पर बैठा है, तो मेष राशि में सूर्य मूल त्रिकोण राशि में भी होता है, लगन का कारक भी होता है, तो बहुत ही शुभ फल जातक को देता है। जातक के अंदर आत्मसम्मान की होती है और बहुत ही उन्नति की ओर जाता है। और वही दृष्टि अगर यहाँ पर सप्तम पे पड़ती है, क्योंकि दृष्टियाँ भी ग्रहों की मैंने आपको बताई हुई है कि अधिक ग्रहों की दृष्टियाँ समसप्तम होती हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं और गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। अभी मैं बताती हूँ कि अगर सूर्य यहाँ बैठे हैं तो लगन के लिए तो बहुत शुभ है, लेकिन सप्तम भाव में परेशानियां दे के होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो ग्रह नीच का है वो अपना प्रभाव अशुभ देगा, नीचत्व का प्रभाव देगा, तो यहाँ पर परेशानी बढ़ाएगा। इसके बाद में अगर चंद्रमा है तो वृषभ राशि में है 3 डिग्री तक, तो ये उच्च का होता है और मूल त्रिकोण में भी होता है। और यही अगर यहाँ आ गए अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में तो ये नीच के हो गए। तो नीच के अष्टम भाव में अगर चंद्रमा है तो बहुत ही अशुभ फल देता है। तो ये आपको ग्रहों को जानना और समझना चाहिए कि ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है, कहाँ पर नीच का होता है, कहाँ पर मूल त्रिकोण में राशि होता है, कहाँ शुभ राशि में होता है। उसी के अनुसार वो अपने ग्रह दशा में फल देते हैं, उन्नति की ओर ले जाते हैं, स्वास्थ्य भी बिगाड़ते हैं और पतन के रास्ते पर भी ले जाते हैं। इसी प्रकार से अगर बुध कन्या में है तो उच्च का होता है, मूल त्रिकोण राशि में कहा गया है। और अगर बुध मीन राशि में हो गया तो यहाँ पर नीच का हो गया। तो बुध अगर यहाँ पर है तो नीच का कहलाएगा, तो ये अशुभ फल देगा। अब शुक्र
अगर तुला राशि में है तो अच्छा फल देगा, और शुक्र यदि कन्या राशि में आ गया, यहाँ भी अगर है कुंभ राशि, इसमें मीन राशि यहाँ उच्च का होता है, शुक्र अगर यहाँ पर है तो मीन राशि में अच्छा फल देगा। लेकिन शुक्र अगर कन्या राशि में है, आपके जन्म के समय की मैं बता रही हूँ कि जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। इसके बाद जब जन्म के बाद में ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, गोचर में जब ग्रह आते हैं तब उनका प्रभाव कैसा है, ये भी आपको ग्रह दशाओं के अनुसार मालूम हो जाता है। तो इसके बाद में शनि, अगर शनि यहाँ पर हैं तो उच्च के होते हैं और शनि बहुत अच्छा फल देंगे, यहाँ पर बलि बताए गए हैं। और अगर शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये नीच के हो जाते हैं, मेष राशि में शनि नीच के होते हैं तो ये अशुभ फल देते हैं। अगर लगन है मेष लगन है और अगर शनि यहाँ बैठे हैं तो जातक के जीवन में बहुत ही परेशानियाँ उत्पन्न करते हैं, आलस्य भी रहता है और अनेक कार्यों में विघ्न आते हैं और अनेक अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो मित्रों, अब मैंने इतनी सारी जानकारी आपको दी है कि ग्रहों की दृष्टियाँ क्या हैं, नीच ग्रह, उच्च ग्रह, डिग्री और उनके भोगांश, और ग्रहों अस्त कैसे होता है, और उदय कैसे होता है, बकरी कैसे होता है, मार्गी और अतिचारी कैसे होता है। ये सब जानकारी जब आप कुंडली विश्लेषण करेंगे, फलित करने के लिए विचार करेंगे, ज्योतिष सीखेंगे, तो आपको हर चीज़ की जानकारी, अगर एक एक सूत्र को आप समझ लेंगे तो आपके लिए फलित करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मित्रों, ये आप समझ लीजिए कि ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी जो ग्रह दशाएं आती हैं और भावों के अनुसार जो ग्रह जहाँ बैठा होता है गोचर में, उसी प्रकार का फल देता है। तो कुंडली में हमने बता दिया है, ये आप देख लीजिए कि सूर्य 30 दिन तक एक राशि में रहता है, चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि में संचरण करता है, मंगल 45 दिन तक संचरण करता है, बुध 27 दिन तक करता है, और गुरु जो है बृहस्पति 1 वर्ष तक एक राशि में रहता है, शुक्र 29 दिन तक एक राशि में रहता है, और शनि 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं। इसीलिए जब चंद्रमा और शनि के निकट आ जाता है तो उसको 7.5 की दशा बोलते हैं। तो चंद्रमा जब 3 राशियों में प्रवेश करता है तो एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, फिर दूसरी राशि में, फिर तीसरी राशि में, 3 राशियों का भोग करने के बाद में 7.5 समाप्त होती है, उसको 7.5 वर्ष कहते हैं। तो जैसे शनि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ और यहाँ और यहाँ 3 राशियों पर प्रभाव डालते हैं, तो उसको 7.5 कहा है। और चंद्रमा से जब चतुर्थ शनि होते हैं तो उसको ढैया कहते हैं, शनि की ढैया चल रही है। तो ढैया, 7.5 ग्रहों की दशा, ये सब मैं आपको धीरे धीरे जानकारी दूंगी। तो आप सीखते रहिए मेरे साथ ज्योतिष और जुड़िए मेरे साथ में। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मैं आपको नई जानकारी लेकर आऊँगी। नमस्कार।